नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋषिराज पांडे। आज हम इतिहास की राष्ट्रवादी व्याख्या के संदर्भ में बातचीत करने जा रहे हैं। इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है, अतीत का दर्पण है। भविष्य की पीढ़ियां अपने पूर्वजों की महानता पर गौरव का अनुभव करती हैं तथा कमियों एवं दोषों को समझकर इन्हें समाप्त करने की चेष्टा भी करती हैं। अतः इस दृष्टि से इतिहास का कार्य केवल तथ्यों का संकलन मात्र नहीं है, अपितु तथ्यों को विवेचित कर निष्कर्ष निकालना एवं नवीन दृष्टिकोण, नवीन अवधारणाएं विकसित करना भी उसका दायित्व है। किसी भी साक्ष्य से परिवेश तथा दृष्टिकोण के अनुसार भिन्न भिन्न लोग पृथक पृथक निष्कर्ष निकालते हैं। अतः यही कारण है कि किसी भी निष्कर्ष को एकमात्र सर्वमान्य सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इतिहास के पुनर्लेखन का यही आधार भी होता है। आधुनिक काल में भारत के इतिहास का संकलन का कार्य अंग्रेजों द्वारा किया गया। चूंकि वे भारत के शासक थे, उन्होंने प्रत्येक तथ्य को अपने पक्ष में प्रस्तुत करने का निश्चय कर इतिहास की सामग्री का संकलन कराया और विवेचित कर निष्कर्ष निकाले। अंग्रेजों का सदैव यह दृष्टिकोण रहा कि स्थानीय जनता के सांस्कृतिक गौरव को उपेक्षित कर और उन्हें स्वशासन के लिए सर्वथा अयोग्य प्रदर्शित कर सत्ता पर अधिकार बनाए रखा जा सकता है। इसी दृष्टिकोण से उन्होंने इतिहास लेखन का कार्य संपन्न किया। मध्यकालीन भारत के शासक तुर्क, अफगान, मुगल भी विदेशी शासक थे। वे भी अपनी कथित उच्चतर संस्कृति और शासकीय मानसिकता के कारण स्थानीय जनता को उपेक्षा करते रहे और उसी दृष्टि से देखते रहे। हमारा इतिहास ऐसे ही परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर लिपिबद्ध किया गया। अतः ऐसे इतिहास लेखन से भारतीय संस्कृति और इतिहास का निष्पक्ष, स्तरीय तथा वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इतिहासकार पुरातात्विक अवशेषों के भौतिक परीक्षण से प्राप्त सूचनाओं का क्रमिक विवरण प्रस्तुत करने में मान्य घटनाओं से संबद्ध कल्पनाजन्य तर्कों को प्रमुख स्थान प्रदान करता है। निसंदेह इतिहास लेखन और व्याख्या की कड़ी में सूचना व कल्पना एक दूसरे के पूरक होते हैं, जिनके मध्य उचित तालमेल के अभाव में गलत इतिहास लेखन हो जाता है। इतिहास लेखन पूर्वाग्रहों से मुक्त और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए। दीर्घकाल तक विदेशी दास्ता में रहने के कारण हमारा इतिहास लेखन अवैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रभावित हो गया। उदाहरणार्थ, समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है, जबकि कालक्रम में नेपोलियन समुद्रगुप्त से लगभग 1500 वर्ष बाद हुआ है। वह समुद्रगुप्त की भांति सदैव विजयी भी नहीं रहा, परंतु इतिहास लेखन में अंग्रेज इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने नेपोलियन को उपमान और समुद्रगुप्त को उपमेय बना दिया। इसका कोई तार्किक आधार भी नहीं है। स्मिथ के बाद के सभी भारतीय इतिहासकारों ने भी ऐसा ही उल्लेख कर अपनी कुंठित मानसिकता का परिचय दिया है। इतिहासकार को समाज का प्रतिबिंब के रूप में स्वीकार किया जाता है और वह उस समाज का वर्णन करता है जिसमें वह निवास करता है और उसे प्रभावित करता है। उसके इतिहास लेखन में यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है। जब समाज में धार्मिक दृष्टिकोण को महत्व प्राप्त था, तब इतिहासकारों का इतिहास के प्रति दृष्टिकोण धर्मशास्त्रीय था। व्यक्ति को महत्व दिए जाने पर व्यक्तिवाद का विकास हुआ और जब राष्ट्र को व्यक्ति से सर्वोपरि स्वीकार कर लिया गया, तब राष्ट्रवाद की भावना को महत्व प्राप्त हुआ और इतिहासकारों ने इस संदर्भ में लिखना आरंभ किया। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की भावना को महत्व प्राप्त हुआ। इसी भावना के आधार पर कई राष्ट्रों के मध्य
युद्ध भी हुए। अतीत से लेकर वर्तमान तक राष्ट्रवाद की भावना ने इतिहास को प्रभावित किया है। वास्तविकता यह है कि राष्ट्रवाद की भावना तो इतिहास और देश के लिए हितकर है, परंतु उग्र राष्ट्रवाद की भावना ने सदैव इतिहास को बुरी तरह झकझोरा है। इस भावना के कारण ही यूरोप के देशों, अमेरिका तथा अन्य देशों के मध्य भयानक युद्ध हुए। इसी भावना के कारण फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे के प्रबल विरोधी हो गए तथा उग्र राष्ट्रीयता की भावना के कारण ही विभिन्न देशों की राजनीतिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन भी हुआ, जिससे हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों का उद्भव हुआ, जिन्होंने जनता की राष्ट्रीय भावनाओं को भड़काकर उन्हें अपने साधन के रूप में प्रयोग किया और स्वयं शासक बन बैठे। दुर्बल राष्ट्रों पर आधिपत्य करने की भावना के कारण विभिन्न उग्र राष्ट्रवादी देशों ने उनके विरुद्ध शस्त्रों का प्रयोग किया तथा उनके राजनीतिक महत्व को कम करके आर्थिक शोषण प्रारंभ किया। बड़े राष्ट्रों की साम्राज्यवादी लिप्सा की तुष्टि में राष्ट्रवाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। इन सब का विशद प्रभाव तत्कालीन इतिहास लेखकों पर पड़ना अत्यंत स्वाभाविक था। फलतः अलग अलग राष्ट्रों से संबंधित इतिहासकारों ने अपने अपने देश का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया और अन्य राष्ट्रों का विरोध होने लगा। E.H. डॉन्स ने लिखा है, इतना तो स्पष्टतः सिद्ध होता है कि चाहे सही हो या गलत, सभी राष्ट्र घटनाओं को अपने ही ढंग से देखने के अभ्यासी हैं और उनकी पुस्तकें, इतिहास की विशेषकर स्कूली पाठ्य पुस्तकें इसी क्षेत्र से युक्त हैं। देशभक्ति या राष्ट्रवाद को प्रस्तुत करने के लिए, उसकी भावना को बढ़ाने के लिए प्रत्येक देश अपने अपने ढंग से प्रयास करता है। इतिहास लेखन के क्षेत्र में व्याख्याओं का विशेष महत्व होता है। तथ्य को व्याख्या के माध्यम से किसी भी रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। भारत के संदर्भ में विचार करने पर यह विदित होता है कि आजादी के पश्चात भारत में भारतीयों के द्वारा इतिहास लेखन की मांग उठती रही है। भारतीय विद्या भवन बंबई ने यह महती योजना हाथ में ली और हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल श्रृंखला में 10 से अधिक ग्रंथों का अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन किया। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की प्रवृत्ति पराधीन भारत में भी बनी रही। राष्ट्रवादी इतिहास लेखकों की श्रृंखला में सर्वप्रथम नाम दादा भाई नौरोजी का है, जिन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब के माध्यम से औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण का कच्चा चिट्ठा प्रस्तुत किया है। नौरोजी ने जिस कार्य को आरंभ किया उसे आगे बढ़ाने का श्रेय R.C. दत्त को जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि 2 खंडों में प्रकाशित हुई, ब्रिटिश भारत में आर्थिक शोषण को उजागर कर दिया है। राष्ट्रवादी लेखकों में सुंदरलाल, जिन्होंने भारत में अंग्रेजी राज नामक पुस्तक 2 भागों में लिखा, राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करने में यह ग्रंथ सहायक रही है। सन 1952 में भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास लेखन का दायित्व भारत सरकार ने डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार को सौंपा। उन्हें इस लेखन योजना का निदेशक बनाया गया, किंतु कतिपय कारणवश सरकार ने उनके द्वारा लिखित इतिहास के प्रथम भाग को स्वीकार नहीं किया। सन 1955 में इसी पद पर डॉक्टर ताराचंद्र की नियुक्ति की गई। कालांतर में डॉक्टर मजूमदार ने अपने द्वारा लिखित पुस्तक को स्वयं प्रकाशित करवाया, जबकि डॉक्टर ताराचंद्र द्वारा लिखित पुस्तक का प्रकाशन सरकार के द्वारा करवाया गया। दोनों इतिहासकारों की पुस्तकों की विषय वस्तु एवं प्रस्तुतिकरण और तथ्यों की व्याख्या में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। फिर भी सूक्ष्म रूप से अध्ययन के फलस्वरूप दोनों ख्याति प्राप्त इतिहासकारों के दृष्टिकोण में कुछ समानताएं भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार
और डॉक्टर ताराचंद्र दोनों ही लेखक यह स्वीकार करते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना का उदय अंग्रेजों के काल में ही हुआ था। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति की उपज है। साम्राज्यवादी इतिहासकार हर्बर्ट रिजले, वैलेंटाइन शिरूल, जॉन स्ट्रेची तथा विंसेंट आर्थर स्मिथ ने भी इसी प्रकार का विवरण दिया है। अंग्रेजों के पूर्व भारतीय राष्ट्रवाद का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। डॉक्टर ताराचंद्र द्वारा लिखित पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास कुल 4 खंडों में प्रकाशित हुआ तथा डॉक्टर R.C. मजूमदार द्वारा लिखित हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट ऐसे इतिहास ग्रंथ हैं जिनमें राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की विशेषताएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। राष्ट्रवादी इतिहास लेखकों में मेजर V.D. बसु, जिनकी रचना द राइज ऑफ क्रिश्चियन पावर इन इंडिया, विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने 1857 की क्रांति के संदर्भ में 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लिखा, तथा K.M. पाणिक्कर द्वारा लिखित पुस्तक द सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री राष्ट्रवादी परंपरा के इतिहास लेखन है। बहुत बहुत धन्यवाद।